my dear students. Good morning to everyone and welcome back to another video tutorial from Biology World. लास्ट लेक्चर में हमने मोनोहैबिट क्रॉस को देखा था और देखा था प्रेट स्क्वायर को भी देखा था। प्रेट स्क्वायर के माध्यम से हमने आपको जीनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो निकालना सिखाया था। इसके अलावा हमने आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया था और तो और एलील और एलील के टाइप, होमोजाइगस एलील, हेटेरोजाइगस एलील, इन सारे फैक्टर के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंडल ने जो 7 वर्षों तक पी प्लांट पर मटर के पौधों पर जो एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसका निष्कर्ष क्या निकला, इन सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो उन्होंने सिद्धांत दिया, जो उन्होंने लॉ दिया, हम लॉज को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, हमने आपको बताया था कि मेंडल ने लगभग 7 वर्षों तक क्या किया था, मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था 7 वर्षों तक। और जो प्रयोग का जो वर्ष था वह था 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक था। 7 सालों में उन्होंने 7 लक्षणों से संबंधित प्रयोग किए थे मटर के पौधों पर। और उसी के आधार पर मेंडल ने कुछ नियम, कुछ सिद्धांत दिए। यानी कि आप कह सकते हो कि मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर या फिर मोनोहैबिट क्रॉस के आधार पर मेंडल ने वंशागति से संबंधित, इनहेरिटेंस से संबंधित कुछ नियम दिए, कुछ सिद्धांत दिए। इन्हीं सिद्धांतों को वंशागति का नियम या फिर वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर हम आपको टॉपिक है आपका वंशागति का सिद्धांत या फिर नियम। यदि आपसे पूछा जाए कि वंशागति का जो सिद्धांत है, लॉज ऑफ जो इनहेरिटेंस है, वो किस क्रॉस पर बेसिस है, वो किस क्रॉस पर बेस्ड है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए मोनोहैबिट क्रॉस के आधार पर मेंडल ने वंशागति से संबंधित, इनहेरिटेंस से संबंधित नियम दिए थे। तो ये जो लॉ है, ये जो सिद्धांत है, वो किस पर बेस्ड है, मोनोहैबिट क्रॉस पर बेस्ड है, जो कि अभी तक आपने पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ा है। तो देखते हैं हम लोग ये सिद्धांत क्या कहता है। जैसा कि आपको ये सारा क्रॉस पता है पहले से, हम आपको आज भी लिखे इस बोर्ड पर, क्योंकि आपको समझाना है। हालांकि ये आप बहुत पहले ही सीख चुके हैं, है ना। तो ये आप इस स्कीम को, इस डायग्रामेटिक स्कीम को आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था, जब हम डॉल को डॉल्फ के साथ क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में आपको क्या होता है, सभी के सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जबकि दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, आपको 75% पौधे को लंबे मिलते हैं, जबकि 25% पौधे बौने मिलते हैं। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो है, जिसके बारे में आप भली भांति अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आइए, इसी के बेसिस पर मेंडल ने वंशागति से संबंधित, इनहेरिटेंस से संबंधित कुछ नियम, कुछ सिद्धांत दिए। इन्हीं सिद्धांतों को हम लोग वंशागति के नियम या फिर सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। देखिए, इस नियम के मुख्य 2 पहलू हैं। यहाँ पर इसके अंतर्गत मुख्य 2 नियम दिए गए इस सिद्धांत के अंतर्गत। एक है आपका प्रभाविता का नियम और दूसरा है आपका विसंयोजन का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है और विसंयोजन का नियम क्या कहता है, हम लोग इसे बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रभाविता का नियम क्या कहता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो दूसरे पर प्रभावी होंगे, उसी से संबंधित यहाँ पर नियम है। तो हम लोग पहले प्रभाविता के नियम को समझते हैं। देखिए, प्रभाविता के नियम के मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। प्रभाविता का नियम का पहला बिंदु कहता है, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को, इसी डायग्राम के आधार पर ये तीनों पॉइंट्स हैं। प्रभाविता का पहला बिंदु कहता है कि किसी भी लक्षण का निर्धारण, किसी भी कैरेक्टर का जो डिटर्मिनेशन होता है, वो एक खास यूनिट, एक डिस्क्रीट यूनिट के माध्यम से होता है। और इसे ही मेंडल ने कारक कहा था, आज जिसे हम लोग जीन कहते हैं। तो इसका पहला नियम क्या कहता है, पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी लक्षणों का निर्धारण, किसी भी कैरेक्टर्स का डिटर्मिनेशन जो होता है, वो कारक नामक, फैक्टर नामक यूनिट के माध्यम से होता है। तो मेंडल ने कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ये जो कारक जो हो रहे हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो पास कर रहा है, मेंडल ने इसे कारक यानी कि फैक्टर कहा था। तो पहला बिंदु क्या कहता है कि किसी भी लक्षण का जो निर्धारण होता है, वो कारक नामक इकाई के माध्यम से होता है, फैक्टर नामक यूनिट के माध्यम से होता है।
दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये कहता है आपका कि किसी भी लक्षण का निर्धारण कारक नामक इकाई द्वारा होता है, यानी कि कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द डिस्क्रीट फैक्टर यूनिट। ये आपका कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसे हम लिख भी देते हैं यहाँ पर। बोल रहा है कि कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर, ये फैक्टर के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, है ना। दूसरा बिंदु क्या कहता है, दूसरा बिंदु कहता है कि ये जो फैक्टर होते हैं, ये जो कारक होते हैं, वो हर हमेशा जोड़े में होते हैं। आपने इस डायग्राम में, इस आरक्षीय निरूपण में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि अकेले कैपिटल टी या फिर अकेले स्मॉल टी मिल करके क्या किया हो, अकेले या तो सिर्फ कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, दोनों अलग अलग होकर के कभी एक लक्षण को निरूपित, एक लक्षण का निर्धारण नहीं कर पाया होगा। अब देखिए, जहां कहीं भी लंबापन का लक्षण हो या फिर बौनेपन का लक्षण हो, वहां पर दो सदस्य हैं। देखिए, यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी स्मॉल टी है, ये भी दो है संख्या में, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी संख्या में दो है। इसका मतलब है कि कारक हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। कारक हमेशा क्या होंगे, जोड़े में होंगे। फैक्टर्स आर ऑलवेज इन पेयर, फैक्टर हमेशा किसमें होंगे, पेयर में होंगे, यानी कि जोड़े में होंगे। तो दूसरा बिंदु क्या कहता है कि फैक्टर जो होंगे पेयर में होंगे। फैक्टर क्या होगा, पेयर में होगा। कारक हमेशा जोड़े में होंगे, कारक हमेशा किसमें होंगे, जोड़े में होंगे। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। फैक्टर्स आर ऑलवेज इन पेयर, ये हमेशा किसमें होंगे, जोड़े में होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए हम तीसरा और लास्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का, प्रभाविता के नियम का सबसे लास्ट बिंदु पढ़ते हैं। लास्ट बिंदु क्या कहता है, देखिए पहला बिंदु आपने पढ़ा, किसी भी लक्षण का, किसी भी फैक्टर्स का जो डिटरमिनेशन होगा, जो निर्धारण होगा, वो हमेशा कारक नामक इकाई के द्वारा होगा, फैक्टर नामक यूनिट के द्वारा होगा, और ये फैक्टर कहीं हमेशा पेयर्स में होंगे, हमेशा जोड़े में होंगे। अब तीसरा बिंदु कहता है, जब फैक्टर के मेंबर, जब कारक जोड़े के सदस्य असमान हो, डिसिमिलर हो, जब कारक जोड़े के सदस्य क्या हो, असमान हो, यानी कि डिसिमिलर हो, तो फिर क्या होगा। तो उसमें से देखिए, यहाँ पर आपको 4 जीनोटाइप्स में से ये 2 जीनोटाइप आपको क्या है, डिसिमिलर मेंबर वाला है। यहाँ पर भी जो आपको जीनोटाइप मिला है, इसकी जो मेंबर्स हैं वो डिसिमिलर हैं, यानी कि एक कैपिटल टी का है और एक स्मॉल टी का है। यहाँ पर कारक जोड़े के जो सदस्य हैं वो आपस में असमान हैं, आपस में डिसिमिलर हैं, आपस में क्या है, डिसिमिलर हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रभाविता के नियम का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का तीसरा बिंदु कहता है कि जब कारक जोड़े के सदस्य असमान हो, जब कारक जोड़े के सदस्य असमान हो, तो इनमें से एक सदस्य दूसरे पर क्या होगा, प्रभावी होगा, है ना। जब कारक जोड़े के सदस्य क्या होंगे, असमान होंगे, तो इनमें से एक सदस्य दूसरे पर क्या होगा, प्रभावी होगा। व्हेन द मेंबर्स ऑफ फैक्टर इज डिसिमिलर, देन वन मेंबर इज डोमिनेंट ओवर अनदर। हमेशा एक क्या होगा, प्रभावी होगा, और दूसरा क्या होगा, अप्रभावी, यानी कि एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। तो यहाँ पर देखिए, कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए इसके कारण से टॉल वाला लक्षण प्रोड्यूस होता है, ड्वार्फ का लक्षण प्रोड्यूस नहीं होता है। लंबेपन का लक्षण दिखता है, बौनेपन का लक्षण नहीं दिखता है। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। जब कारक जोड़े के सदस्य असमान होंगे, तो इनमें से एक मेंबर दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होगा, अर्थात यहाँ पर कैपिटल टी क्या होगा, प्रभावी, डोमिनेंट होगा, और स्मॉल टी क्या होगा, रिसेसिव होगा। आप यहाँ से कह सकते हो कि इस फैक्टर के मेंबर में कैपिटल टी क्या है, आपका डोमिनेंट है, कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, यानी कि प्रभावी है। कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है, और स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है। स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है, यानी कि ये क्या है, आपका रिसेसिव है। ये क्या है, आपका रिसेसिव, ये क्या है, आपका रिसेसिव, है ना। ये क्या होंगे, आपको रिसेसिव होंगे। ध्यान रखिएगा, जब फैक्टर के मेंबर डिसिमिलर होंगे, तो एक मेंबर प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, यानी कि एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव होगा। तो ध्यान रखिएगा। आइए हम एक बार फिर से देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने वंशागति से संबंधित, इनहेरिटेंस से संबंधित कुछ नियम दिए, कुछ सिद्धांत दिए। इन्हीं सिद्धांतों और नियमों को वंशागति का सिद्धांत या नियम कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 नियम आते हैं, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जिसके अंतर्गत, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस देख रहे हैं, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम कहता है, इसके मुख्य 3
नियम है। पहला नियम क्या कहता है, जब कभी भी किसी भी लक्षण किसी भी फैक्टर का निर्धारण होना होगा तो हमेशा कारक नामक इकाई के द्वारा होगा, फैक्टर नामक यूनिट के द्वारा होगा। ये फैक्टर जो होंगे हमेशा पेयर में होंगे, ये फैक्टर हमेशा पेयर में होंगे। और यदि फैक्टर के मेंबर डिसिमिलर होंगे और समान होंगे तो इनमें से एक मेंबर दूसरे के ऊपर क्या होगा, डोमिनेंट यानी कि प्रभावी होगा। अर्थात ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक मेंबर यदि डिसिमिलर हो तो यदि एक मेंबर क्या होगा, एक मेंबर डोमिनेंट होगा यानी कि प्रभावी होगा और दूसरा मेंबर रिसेसिव यानी कि अप्रभावी होगा। ये कहता है आपका प्रभाविता का नियम कहता है। तो हम यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। देखो बाबू, ये जो सारे बिंदु हैं, इन सारे बिंदु का इस्तेमाल आप आगे भी करोगे, इसलिए आप कोशिश करो यहीं पर अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाए। आप इस तरह से पढ़ो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फुल्ली कंसंट्रेशन यहाँ पर देकर रखो। आगे हम आपको इसके आधार पर एक से बढ़कर के एक सवाल देंगे, उन सारे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। अब देखिए इसके बाद का जो नियम है वो है आपका विसर्जन का नियम, दूसरा नियम, वंशागति का दूसरा नियम, इनहेरिटेंस का दूसरा नियम। देखिए कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप हिंदी और इंग्लिश अलग अलग पढ़ाइए। ठीक है, हम अलग अलग पढ़ाएंगे, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है कि ये हम अलग अलग बना सके। और हालांकि ये चैप्टर जो है आपका, इस चैप्टर में अभी हम शुरुआत में जो कुछ क्लासें आपको दोनों एक साथ दे रहे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि दोनों शुरुआत में चलेगा। यहाँ पर चूंकि समझने वाली बातें काफी ज्यादा हैं, समझने वाली बातें काफी ज्यादा हैं और लिखने के लिए उतनी खास नहीं है। और जो लिखने के लिए है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देते चलेंगे, इसलिए आपको उतना सोचना नहीं है कि हिंदी अलग है इंग्लिश अलग है। बायोलॉजी में आपको इंग्लिश के टर्म ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हालांकि हम आपको यहाँ पर कुछ हिंदी भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिटेड है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप हमेशा इंग्लिश टर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी में इंग्लिश टर्म काफी मायने रखता है ना। तो अब देखिए हम लोग समझने जा रहे हैं वंशागति के नियम का, यानी कि इनहेरिटेंस का दूसरा नियम समझने जा रहे हैं। दूसरा नियम क्या है आपका, दूसरा नियम है आपका विसंयोजन का नियम। दूसरा नियम क्या है आपका, विसंयोजन का नियम। इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। विसंयोजन का मतलब क्या होता है, देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, उल्टा क्या हो जाएगा, अलग होना। विसंयोजित होना यानी कि सेपरेट होना, अलग होना, सेग्रीगेट होना यानी कि एक दूसरे से क्या हो जाना, अलग हो जाना। अब देखिए आपने गौर किया है यहाँ पर आपको पहला जनरेशन में केवल और केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, केवल और केवल टॉल पौधे प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर बौनेपन का लक्षण कहाँ गया, जो ड्वार्फ प्लांट है वो कहाँ गया। क्या सभी लंबे और बौने दोनों आपस में घुल मिल गए, क्या दोनों में ब्लेंडिंग हो गया, दोनों आपस में घुल मिल गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ। दोनों आपस में घुलते मिलते नहीं है। यदि घुलते मिलते दोनों आपस में ब्लेंडिंग कर जाते तो फिर सेकेंड जनरेशन में ये बौनेपन का लक्षण कहाँ से दिखता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो एक पौधे 25% प्लांट आपको जो बौनेपन मिले हैं, जो ड्वार्फ नेचर के मिले हैं, फिर वो आ पाते नहीं आ पाते। तो विसर्जन का नियम यही कहता है कि भले ही F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में, प्रथम संतति पीढ़ी में दो में से किसी एक ही लक्षण की अभिव्यक्ति हो पाती है, लेकिन फिर से F2 पीढ़ी में क्या होता है, दोनों लक्षण फिर से एक्सप्रेस हो जाते हैं, दोनों लक्षण फिर से प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, आखिर जब ये दोनों आपस में ब्लेंडिंग भी नहीं किया, दोनों आपस में घुल मिल भी नहीं गया, तो फिर आखिर हुआ क्या इसके साथ। तो एक्चुअली होता क्या है, जब गैमेट बनते हैं, जब युग्मक बनता है, या जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो फैक्टर के मेंबर होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आपको याद हो पहले चैप्टर में आपने क्रोमोसोम, अर्धसूत्राणु यानी कि मियोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या, और एक तरफ आपने पढ़ा था अवगुणित यानी कि युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या, गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या। हमने आपको बताया था भले ही ह्यूमन के सेल में, नॉर्मल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन उसके युग्मक में, गैमेट में, स्पर्म में, उभम में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, केवल और केवल 23 होता है, यानी कि 46 का आधा होता है। संख्या में 23 होता है, युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या। तो अब बताइए आप हमें, यहाँ पर यदि ये होमोजाइगस या कोई भी कंडीशन आप लेते हैं, ये कैपिटल टी है ना, ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब देखिए स्मॉल टी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फैक्टर के मेंबर जोड़े में है, यदि गैमेट बनाएंगे तो इसमें जो फैक्टर का मेंबर होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और अलग होकर के इधर ये कैपिटल टी एक अलग हो जाएगा, ये भी आपका कैपिटल टी क्या हो जाएगा, इधर से
अलग हो जाएगा। फिर ये भी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक कैपिटल टी बनाएगा, एक स्मॉल टी बनाएगा, और फिर ये भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दोनों लेकिन स्मॉल टी बनाएंगे, लेकिन अलग तो हुए, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और आगे जिस तरह के गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी आपस में फ्यूज करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, कैपिटल ही बनेगा। लेकिन यदि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज करता है तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि लंबाई वाला लक्षण प्रकट होगा। अब संभावना ये बनती है यदि दो स्मॉल टी आपस में फ्यूज करते हैं तो ही न पौनेपन का लक्षण प्रकट होगा, है ना। बातें आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। एक तरफ हम लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर भी लेते हैं हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए यदि ये कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज करता है तो कैपिटल टी होगा, और यदि ये कैपिटल टी इसके साथ फ्यूज करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और यदि ये कैपिटल स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब ये स्मॉल टी यदि फ्यूज करेंगे तो भी ना स्मॉल टी होगा। तो ये डिपेंड इस बात प्रोपोर्शनलिटी पर डिपेंड करता है कि क्या दो स्मॉल टी आपस में मिल रहे हैं। यदि मिलेंगे तो पक्का बौनेपन का लक्षण प्रकट होगा, तो पक्का डॉर्फ नेचर का गुण आएगा ही आएगा, और यदि नहीं मिले तो फिर यहाँ पर बौनेपन का लक्षण नहीं आ पाएगा। वही बातें हुई है पहले जनरेशन में, यहाँ पर दोनों तरफ कैपिटल टी है, यहाँ पर दोनों तरफ स्मॉल टी है। अब यहाँ पर एक भी ऐसा जीनोटाइप आपको नहीं मिला है जिसमें स्मॉल टी हो, इसलिए यहाँ पर डॉर्फ नेचर बौनेपन का जो पौधा है वो नहीं आया। लेकिन F2 जनरेशन में देखिए यहाँ पर दो स्मॉल टी आपस में फ्यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, आपको बौनेपन का लक्षण दिख गया है। तो विसर्जन का नियम क्या कहता है, विसर्जन का नियम कहता है कि भले ही F1 जनरेशन में भले ही सभी पौधे दो में से किसी एक ही पौधे की प्राप्ति हुई है, दो में से किसी एक ही लक्षण को देखा गया है, लेकिन F2 जनरेशन में फिर से दोनों के दोनों लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये कहता है विसर्जन का नियम। तो हम एक बार फिर से मेंडल के वंशागति के नियम को रिवाइज करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर एक जीन की वंशागति के आधार पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ नियम दिए, कुछ सिद्धांत दिए, और उन्हीं नियम या सिद्धांत को वंशागति का सिद्धांत या फिर लॉ या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो नियम दिए गए। पहला नियम कहा गया प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब कभी भी किसी भी कैरेक्टर्स का डिटरमिनेशन होगा, कंट्रोल होगा, तो वो हमेशा फैक्टर नामक यूनिट के द्वारा होगा, डिस्क्रीट फैक्टर नामक यूनिट के द्वारा होगा, यानी कि कारक नामक इकाई के द्वारा होगा। दूसरा बिंदु उसका क्या करता है, दूसरा बिंदु कहता है कि फैक्टर हमेशा किसमें होंगे, पेयर में होंगे, कारक हमेशा जोड़े में होंगे। और तीसरा बिंदु क्या कहता है, तीसरा बिंदु कहता है कि जब कभी भी कारक जोड़े के सदस्य असमान होंगे, जब कभी फैक्टर का मेंबर डिसिमिलर होगा, तो इनमें से एक मेंबर क्या होगा, दूसरे के ऊपर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। इज इट क्लियर? ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि भले ही F1 जनरेशन में दो लक्षण में से किसी एक ही लक्षण की अभिव्यक्ति हो पाई है, दो में से किसी एक ही लक्षण एक्सप्रेस हो पाए हैं, लेकिन F2 जनरेशन में फिर से वो दोनों प्रकट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जिसमें गैमेट बनते हैं उनमें से फैक्टर के दोनों मेंबर एक दूसरे से क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और आगे डिपेंड इस बात पर करता है लक्षण कि कौन से गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये था आपका वंशागति से संबंधित नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हम आशा करते हैं कि आप पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से इस आप समझ चुके होंगे, है ना। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में किसी अन्य लेक्चर के साथ। अगले क्लास में हम इसके अपवाद को देखेंगे, इसके एक्सेप्शन को देखेंगे। That's enough for today. Tell them take care, be happy.